NCERT Class 7 Chapter 3 or Changing Earth. Activity: take a small colored paper palette and put it in a beaker half filled with the water. Place the beaker on tripod, stand and heat it. As the water warms up, you will observe that the paper pellet is moving upward along with the warm layers of water and then sinks back along with the cooler layer. आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में आपको एक पेपर पैलेट लेना है जो कलर्ड है, उसको गर्म पानी के ऊपर रखना है और जैसे ही आपको पानी गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, वो पेपर जो है ऊपर जाएगा और जैसे ही पानी ठंडा होगा और उसका स्टीम जब ठंडा होगा, कूल होगा, तो वो पेपर वापस नीचे आएगा। मीन्स अगर गर्म हो रहा है तो पैलेट ऊपर जा रहा है और ठंडा हो रहा है तो पैलेट नीचे आ रहा है। ये पिक्चर आपको देखना है। और द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सिमिलर मैनर। ये इसलिए एक्टिविटीज़ करना है क्योंकि ये जो घटना हो रही है, इसी घटना के आधार पे हमारे अर्थ के अंदर जो मोल्टेन मैग्मा है वो जब गर्म होता है तो ऊपर आता है और जब उसका टेम्परेचर कम होता है तो वापस नीचे जाता है। मीन्स अर्थ के अंदर जो मोल्टेन मैग्मा है उसका मोमेंट कंटिन्यू होता रहता है। वो डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है। ग्लोसरी: लिथोस्फेरिक प्लेट्स. Lithospheric plates. The Earth's crust consists of several large and some small, rigid, irregularly shaped plate slabs which carry continents and ocean floor. यानी जो लिदो, आपको पता है कि जो लिदोस्फेयर है उसका पूरा एरिया है 35 किलोमीटर और सबसे अपर पार्ट को जो मतलब स्मॉल है, लार्ज है, कठोर है, अलग अलग शेप का है, वो कॉन्टिनेंट में, ओशन में, फ्लोर पे भी है, वो सभी को हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। The lithosphere is broken into number of plates known as the lithospheric plates. You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeter each year. आपको पता हो कि बहुत आश्चर्य होगा कि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो हमेशा मूव करता है अराउंड, मतलब एक सर्कल में, या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, हमेशा ये मूव करता रहता है जो हमको पता नहीं चलता है। और जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, हर साल में कुछ मिलीमीटर ये घूमता रहता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ये ऐसा मोमेंट क्यों होता है? क्योंकि मोल्टेन मैग्मा का मोमेंट अंदर होता है। जो अभी बताया था कि जो मोल्टेन मैग्मा होता है, मोल्टेन मैग्मा का टेम्परेचर बढ़ता है तो ऊपर आता है, टेम्परेचर कम होता है तो नीचे आता जाता है। इस वजह से हमारा जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो कंटिन्यू मोमेंट करता है जो हमको पता नहीं चलता। द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन एक्टिविटी। ये जो मोल्टेन मैग्मा है पृथ्वी के अंदर एक सर्कुलर यानी वृत्तीय आकार में चक्कर लगाता है। द मोमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इस जो मोमेंट होता है, इस मोमेंट की वजह से हमारा जो है पृथ्वी का सरफेस जो है चेंज होता है। द अर्थ मोमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स विच काज देम। अब जो हमारा पृथ्वी का मोमेंट है उसका किस टाइप का मोमेंट है, डिपेंड करता है कि जो अंदर से फोर्स है वो कितना ज़्यादा है कितना कम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये फोर्स कितने टाइप के होते हैं? कुछ फोर्स जो अंदर की तरफ होता है, कुछ फोर्स बाहर की तरफ होता है। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्स। यानी जो फोर्स आपके अर्थ के अंदर होता है, अंदर क्रस्ट में होता है, उसको एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। एंड द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। और जो फोर्स हमारे अर्थ के सरफेस पे एक्ट करता है उसको एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। इस पिक्चर में क्लियरली देखिए अर्थ मोमेंट के बारे में दिया हुआ। देयर इज ए टू टाइप ऑफ अर्थ मोमेंट। फर्स्ट इज एंडोजेनिक फोर्स एंड सेकेंड इज एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स इज सडन फोर्स एंड डायस्ट्रोफिक फोर्स। इसका इम्पैक्ट क्या क्या होता है? जो सडन फोर्स है उसका इम्पैक्ट है अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स। आपको पता है अर्थक्वेक जब कभी भूकंप आता है,
वल्कनो जो ज्वालामुखी विस्फोटित होता है। लैंडस्लाइड, जब कभी कोई लैंड जो माउंटेन है, चाहे आपने देखा होगा पहाड़ियों में लैंडस्लाइड होता रहता है, बड़े बड़े चट्टाने जो है गिर जाती है, उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। बिल्डिंग माउंटेन्स, और इसका इफेक्ट किस पे होता है, जो बिल्डिंग है माउंटेन्स है इन सबों के ऊपर देखने को मिलता है। अब एक्सोजेनिक फोर्स का क्या होता है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। जो एक्सोजेनिक फोर्स है जो सरफेस पे काम करता है, उसका इफेक्ट क्या क्या होता है, इरोजनल एंड डिपोजिशन। इरोजन मतलब जब हमारा जब अर्थ है, अर्थ के सरफेस का इरोजन होता है। इरोजन क्या होता है, जैसे मिट्टी एक जगह से उठी, यानी हवा से पानी से, कभी कभी आपने देखा होगा जैसे फॉर एग्जांपल रेनिंग हो रहा है बहुत तेज, तो रेनिंग होता है तो देखते हैं कि ऊपर की मिट्टी बह गई है और नीचे चली गई है, तो इसी को इरोजन बोलते हैं। और डिपोजिशन, वो सारी मिट्टी जहाँ पे इकट्ठा हो जाती है उसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। एक होता क्यों, किससे किससे, रिवर में होता है, रिवर से होता है, विंड से होता है, सी वेव से होता है, एंड ग्लेशियर से होता है। इंडोजेनिक फोर्स sometimes produce sudden movements and at the other time produce slow movements. Sudden movements like earthquake and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. जो एंडोजेनिक फोर्स का इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है, वो कभी सडन मूवमेंट, सडन होता है, अचानक होता है, जिसके वजह से अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो प्रोड्यूस होता है, इसके वजह से बहुत मास डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत भारी मात्रा में डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बादी होती है ओवर द सरफेस ऑफ द, जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर बहुत भारी मात्रा में बर्बादी होती है। वर्ड ओरिजिन, अब जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं एंडो और एक एक्सो, तो एंडो मीन्स होता है इनसाइड, एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड, और जेनिक मत होता है ओरिजिन। इसलिए इस वर्ड को एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, एंडो मीन्स अंदर से, एंड एक्सो मतलब बाहर से, ओरिजिन मतलब जहाँ से उत्पत्ति होती है, जहाँ से प्रोडक्शन होता है, जहाँ से ये पैदा हो रहा है। A volcano is a vent opening in the earth's crust through the which molten material erupts suddenly. अभी वल्कनो है क्या, वल्कनो एक वेंट होता है, जो आपको यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये है वेंट। वेंट मतलब एक पाइप जैसे होता है। अर्थ क्रस्ट, और ये अर्थ का जो क्रस्ट है जहाँ से इसका माउथ है, इसको हम क्रेटर बोलते हैं, जहाँ से ये निकलता है, और ये पूरा अंदर का मॉल्टन मटेरियल बाहर आता है सडनली, इसी को हम मैग्मा, इसी को हम वल्केनो बोलते हैं। अब इसमें पिक्चर है, आप देखिए क्लियरली, ये जो है मेंटल है, हमने जो पढ़ा था पहले पिछले चैप्टर में कि ये मेंटल है। मेंटल में मैग्मा हीट हो रहा है, हीट होने के बाद वो बाहर क्रस्ट से निकलता हुआ सीधे बाहर आ रहा है, और ये वेंट से होते हुए सीधे जहाँ से निकल रहा है उस एरिया को क्रेटर बोलते हैं, और जो पार्ट बाहर आता है उस पार्ट को बोलते हैं गैसेस एंड एस, यानी जो राख होता है, एस मीन्स राख होता है, गैस मीन्स जो गैस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अंदर से गैस निकलती है। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। जब लिथोस्फीयर का जो प्लेट है, जब लिथोस्फीयर का प्लेट मूव करता है, उस समय सरफेस ऑफ द अर्थ, जब हमारे अर्थ का जो सरफेस है, जो पृथ्वी की सतह है, वो वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट मतलब उसके अंदर कंपन होने लगता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, और ये जो वाइब्रेशन है पूरे अर्थ के ऊपर हमको फील होता है, पता चलता है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, और इसी ही वाइब्रेशन को ही, इसी कंपन को ही हम अर्थक्वेक्स बोलते हैं, यानी भूकंप बोलते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मोमेंट स्टार्ट इन द कॉल्ड, ओके द प्लेस। अब ये जो अर्थक्वेक है इसका ओरिजिन कहाँ है, ये ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट होता है, जिस पृथ्वी के जिस क्रस्ट से ये ओरिजिन स्टार्ट होता है, जहाँ इसका मेन पार्ट होता है, उस पार्ट को बोलते हैं फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, और फोकस के चारों तरफ जो एरिया होता है जहाँ पे इसका इफेक्ट दिखता है, उस एरिया को बोलते हैं एपिसेंटर। वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन ट्रेवल्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर वेव्स। अभी जो वाइब्रेशन, जो पृथ्वी का वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन कहाँ से, फोकस से दूर होते हुए, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ मूव करता है, और greatest damage usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decrease away from the, और जो earthquake का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, वो होता है फोकस के ऊपर और एपिसेंटर के ऊपर। और जैसे जैसे ये वेव्स दूर
ट्रेवल करता है वैसे वैसे इसका इम्पैक्ट डिक्रीज होने लगता है। अब एक्टिविटीज करना है। टेक अ कंटेनर, fill with the water and close it with the lid. Put the water to boil. Now put some peas, spoon and bits on the top of the lid. What do you notice? As the water boils, lid begins to shake. अभी आपको सेम चीज़ है, आपको एक कंटेनर में पानी लेना है, उसका लिड बंद कर देना है, और बंद करने के बाद उसके ऊपर आपको कुछ पीस पीस स्पून और बिट्स के कुछ टुकड़े रख उस पे रख देने हैं। और रखने के बाद आप जब पानी बॉयल करेंगे तो देखेंगे ऊपर वाइब्रेशन हो रहा है। वो ऊपर वाइब्रेशन कब होगा? जब अंदर पानी बॉयल होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसके स्टीम से वो ऊपर नीचे जाएगा। और इस सेम मैनर में अर्थ जो है वाइब्रेट, अर्थ का जो सरफेस है वाइब्रेट करता है और अर्थक्वेक स्टार्ट हो जाता है। डू यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स वेव्स? अभी जो अर्थक्वेक्स होता है, अर्थक्वेक्स में 3 टाइप के वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। वन इज पी वेव्स, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। सेकेंड इज एस वेव, ट्रांसवर्स वेव्स। एल वेव्स इज कॉल्ड सरफेस वेव। अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इसकी विशेषताएं हैं, आपको इंसाइक्लोपीडिया से ढूंढना है और इसके बारे में लिखना है। जो हम अर्थक्वेक की बात कर रहे थे, एक सब इसका पिक्चर दिया हुआ है। दिस इज द वेयर द ये जो है फोकस है। जब अर्थक्वेक आता है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो जहाँ से उत्पन्न होता है उसको फोकस बोलते हैं। और ये पूरे एरिया को, ये जो एकदम पास पास में जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोल रहे हैं? एपी सेंटर। और जैसे जैसे बाहर की तरफ आप चले जाओगे, इसका इफेक्ट कम होता जाएगा। तो एक कंप्लीट पिक्चर है जिसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ये जो अर्थ का क्रस्ट है, उसके एक पार्ट को काट के आपको नीचे से पूरा दिखाया हुआ है। Although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. अभी देखिए, हमको पता है जैसे वेदर का फोरकास्ट होता है, प्रिडिक्शन होता है, यानी भविष्यवाणी हो जाती है। आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले ही बता देते हैं कि 2 या 3 दिन के बाद बारिश होने वाली है, वेदर क्लियर नहीं रहेगा, स्काई जो है क्लाउडी रहेगा, ये सब सारी चीज़ें हैं। बट अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन नहीं होता है, अर्थक्वेक के बारे में कोई नहीं बता सकता। बट हमको इसके इफ़ेक्ट से बचने के लिए, इफ़ेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम पहले से प्रिपेयर रह सकते हैं। प्रिपेयर रहने का मतलब क्या है? हमको घर ऐसे बनाना चाहिए कि अर्थक्वेक आने के बाद उस पर ज़्यादा इफेक्ट न हो। और हमको अर्थक्वेक आता है तो कुछ बातें हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी अर्थक्वेक के बारे में अगर प्रिडिक्शन तो नहीं होता है, बट कैसे पता चलता है, इसमें दिया हुआ है। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स adopted locally by people include studying animal behavior, fish in the ponds get agitated, snacks come to the surface. अभी देखियो, इसका प्रिडिक्शन तो नहीं होता है अर्थक्वेक का, बट कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो जब होती है तो लोकल लोग होते हैं, जहाँ वो लोग जो लोग होते हैं, वो जो हमारे एनिमल्स हैं उनके, जैसे एनिमल के बिहेवियर से, जो तालाब में फिश होते हैं उनके बिहेव से, जो स्नेक हैं जो हमेशा होल के अंदर रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं, इसके आधार पे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि लगता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। अभी ये जो डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय, अभी देखो अर्थक्वेक जब आता है तो इतना बड़ी बड़ी सी जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ऐसे गिरती हैं जैसे लगता है कि मतलब ये बहुत वीक बिल्डिंग्स हैं। और ये पिक्चर है गुजरात का, एक केस स्टडी है। अगर आप अपने गूगल्स पे सर्च करेंगे तो ये पूरे इसके बारे में पढ़ लेंगे कि जब 2001 में 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन 2001 में अर्थक्वेक आया था, जो गुजरात में आया था, जिसका एरिया था भुज। और भुज में बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था इसका, और काफ़ी लोग इसमें मरे थे। और इसका 6.9 ऑन रिक्टर स्केल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसका जो है भूकंप की तीव्रता 6.9 था, जो काफ़ी मतलब गुजरात को ऑलमोस्ट, इस एरिया को पूरा बर्बाद कर दिया था। डू यू नो एन अर्थक्वेक इज अ मेजर्ड विथ अ मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ? अब अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, हमको पता है हर चीज़ को मेजरमेंट के लिए कोई ना कोई मशीन होती है, वैसे ही अर्थक्वेक के
इम्पैक्ट को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास जो मशीन है उस मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ। तो ये सिस्मोग्राफ आपको याद करना, ये सिस्मोग्राफ ही अर्थक्वेक को मेजर करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है, इसका इम्पैक्ट जो होता है वो किस पे मानते हैं, रेक्टर स्केल पे। ठीक है। एंड अर्थक्वेक ऑफ, अब अर्थक्वेक का जो मेजरमेंट करते हैं वो डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक कैसा है। ऐसा नहीं कि कोई भी अर्थक्वेक आएगा और बिल्डिंग गिर जाएगी, कोई भी अर्थक्वेक आएगा, मान लीजिए कुछ भी अर्थक्वेक कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। उसका सब स्केल है, वो कौन सी स्केल पे इफेक्ट ज़्यादा करता है, कौन से स्केल पे कम करता है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल, ये मैंने आपको बता दिया। द अर्थक्वेक ऑफ 2 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली ए लिटिल। जब अर्थक्वेक 2 से कम होता है, यानी रिक्टर स्केल पे उसका मेजरमेंट अगर 2 से कम है या 2 है, तो हमको बस हल्का सा पता चलेगा कि बस कुछ पृथ्वी जैसे अर्थ जो हिल रहा है, बट कुछ होगा नहीं। एंड अर्थक्वेक ओवर 5 कैन काज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। अगर 5 हो गया, 5 तक पहुंच गया, 2 से ज़्यादा है, 5 तक है, तो उसमें कुछ चीज़ें गिरेंगी। ए 6 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर वेरी स्ट्रांग। अगर 6 है और 6 से ज़्यादा है तो ये समझ लीजिए वेरी स्ट्रांग अर्थक्वेक है, जिससे डिस्ट्रक्शन हो सकता है। एंड 7 इज ए क्लासिफाइड एज ए मेजर अर्थक्वेक, और 7 से ज़्यादा है तो ये मेजर अर्थक्वेक में एक बहुत बड़ा भूकंप आता है, जिससे बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। ये सिस्मोग्राफ है जिससे हम अर्थक्वेक का मेजरमेंट करते हैं। ये एक्टिविटी है, रीड द अर्थक्वेक काज स्टडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ हेडलाइंस अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर आफ्टर द क्विक। इसको आपको पढ़ना है और आप एक आर्टिकल नेट से लेना, और उस आर्टिकल में पूरे जो गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, कितना बड़ा इफेक्ट हुआ था, कितनी बर्बादी हुई थी, और कैसे लोग वापस अब सब इन सब चीज़ों के ऊपर आप कैसे लोग कंट्रोल किए थे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अर्थक्वेक्स प्रिपेयरनेस, अगर अर्थ अभी बताओ अर्थक्वेक आ गया है तो हमको क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे लोगों के लिए जहाँ पे जो जोन अर्थक्वेक के अंदर में आता है, जहाँ पे बार बार अर्थक्वेक आते हैं, ऐसे जगह के लिए हमको पढ़ना है वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के समय हमें शेल्टर कहाँ लेना चाहिए, तो सेफ स्पॉट, सेफ जगह क्या है। अगर मान लीजिए आप घर के अंदर हैं और अर्थक्वेक आ गया, तो सेफ स्पॉट क्या हो, सेफ जगह क्या हो सकता है जहाँ पे आप बच सकते हैं। अंडर अ किचन, यानी किचन काउंटर, टेबल टेबल और डेस्क अगेंस्ट इनसाइड इन कॉर्नर वाल। आप क्या करो, जो आपके किचन में काउंटर बना हुआ है उस काउंटर के नीचे चले जाओ, जो टेबल और डेस्क है उसके नीचे चले जाओ, और जो कॉर्नर है, जब सबसे स्ट्रांग जो बिल्डिंग का जो सबसे स्ट्रांग पार्ट होता है कॉर्नर होता है। सब कुछ गिरता है बट कॉर्नर का जो पिलर है वो खड़ा रहता है, तो इसलिए हमारे लिए जो सेफ स्पॉट है अर्थक्वेक में, ये सब चीज़ें हैं। अभी हमको कौन कौन सी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेस, ऐसे जगह से दूर होना चाहिए जहाँ पे आग लगी हुई है, चाहे वहाँ पे आग लगने की संभावना है। ऐसे जगह से दूर, जैसे चिमनी आपने देखा होगा, ईंट भट्टे हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े चिमनी होती है, बहुत सारी फैक्ट्री है जहाँ बहुत बड़ी बड़ी चिमनी होती है, उससे दूर होना चाहिए। विंडो दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स, पिक्चर्स फ्रेम, और पिक्चर्स फ्रेम, मिरर्स, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अर्थक्वेक आएगा वो आपके ऊपर गिरेगा और वो मिरर के जो कांच हैं वो आपको लग सकते हैं, और आपका मतलब साथ कुछ भी हो सकता है। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस, अर्थक्वेक से पहले भी या बाद में भी या अर्थक्वेक के टाइम भी हमको अवेयर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस, अवेयरनेस पैदा करना। अवेयर मतलब जानकारी, इससे रिलेटेड जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, उसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, और अवेयर करना है सबको, इन सब चीज़ों को बताना है, और जब भी ये डिजास्टर आता है तो इस डिजास्टर से हमको कॉन्फिडेंटली, यानी पूर्ण विश्वास के साथ लड़ना है कि कुछ नहीं होगा, हम इसके साथ फाइट कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। मेजर लैंड फॉर्म्स, अब हम लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो लैंड फॉर्म जो लैंड है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है।
The landscape is being continuously worn away by two process, weathering and erosion. जो लैंड फॉर्म होता है, जो लैंड का निर्माण होता है, वो मेन टू प्रोसेस से होता है। एक प्रोसेस को वेदरिंग बोलते हैं और दूसरे प्रोसेस को इरोजन बोलते हैं। अब वेदरिंग क्या है एंड इरोजन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वेदरिंग इज ए ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब जो बड़े बड़े रॉक्स हैं वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं, उन्हीं को वेदरिंग बोलते हैं। और इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। आपने देखा होगा जब बहुत तेज हवा चलती है तो उसमें हवा में जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं उड़ते हुए उड़ते रहते हैं, कभी कभी हमारे आंखों में भी आते हैं। तो ये हम वो क्या करते हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाल देते हैं। यानी जो सरफेस का अपर पार्ट होता है वहाँ से उठाते हैं और सरफेस के लोअर पार्ट में डाल देते हैं, इसी को हम इरोजन बोलते हैं। और इरोजन किससे किससे होता है, वाटर से होता है, विंड से होता है एंड आइस से भी होता है। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे आर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। वही बात मैंने आपको बताया कि जो इरोडेड मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय वाटर, विंड एटसेट्रा एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड, और वो कहीं पे जाके इकट्ठा हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये जो प्रोसेस है, इरोजन एंड डिपोजिशन का जो प्रोसेस है, इसके वजह से हमारा लैंड फॉर्म जो पृथ्वी के सरफेस पे लैंड फॉर्म होता है, यानी लैंड अलग अलग टाइप से जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं और इसी वजह से बनते हैं क्योंकि इरोजन और डिपोजिशन, एक जगह से मिट्टी उठती है और वो दूसरी जगह जाके इकट्ठी होती है। अब वर्क ऑफ रिवर, अब रिवर का काम क्या है इसमें, इरोजन एंड डिपोजिशन में रिवर कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखो, रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप व्हेन द रिवर tumbles to steep angle over very hard rocks or down steep valley side it forms a waterfall। अब मतलब इसमें वाटरफॉल का कैसे निर्माण होता है, वाटरफॉल कैसे बनता है, इसके बारे में बताया है कि हमको पता है कि जब रिवर एक जगह से दूसरी जगह बहती हुई जाती है, बहती हुई जाती है, तो कभी कभी क्या होता है, इतना ज़्यादा इरोजन हो जाता है कि उसका जो रास्ता है, जो मतलब अचानक उस रास्ते में से अचानक मिट्टी खत्म हो जाती है। तो क्या होता है कि जो उसका वाटरफॉल है, जो पानी गिरने का तरीका है, वो अचानक स्टीप हो जाता है। स्टीप एंगल बन के जब पानी गिरता है तो वाटरफॉल बन जाता है। आपने देखा होगा वाटरफॉल कैसे होता है, पानी आपको एक हाइट से सीधे नीचे मतलब गिरती है और बीच में उसको कोई रास्ता नहीं मिलता है, उसी को हम वाटरफॉल बोलते हैं। अब वाटरफॉल ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। द हाइएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक वेनेजुएला जगह है जहाँ का एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। द अदर वाटरफॉल्स आर नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे एक और वाटरफॉल है जिसका नाम है नियाग्रा फॉल्स। बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, नॉर्थ अमेरिका एंड ओके। विक्टोरिया फॉल्स, एक विक्टोरिया फॉल्स है, ये भी बहुत फेमस फॉल्स है ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे एक विक्टोरिया फॉल्स है जो कहाँ पे है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अब ये देखिए जो नियाग्रा फॉल्स है, अब जो फॉल्स जो वाटर फॉल्स है कैसे बनता है, इस पिक्चर में देखिए कैसे ये पानी डायरेक्ट नीचे ऊपर से एक हाइट से सीधे नीचे गिर रहा है और इस पानी को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर ये रास्ता होता तो ऐसे ऐसे जाता, बट ये क्या हो रहा है, ऐसे आके और डायरेक्ट ऐसे गिर रहा है, ऐसे आके डायरेक्ट ऐसे गिर रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, ये वाटरफॉल हो गया। ये नियाग्रा वाटरफॉल का पिक्चर है। आज द रिवर इंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न। अब रिवर का जो स्ट्रक्चर है और कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। आज द रिवर इंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज meanders। जब जो रिवर है एक पहाड़ी से निकलते हुए प्लेन एरिया में जाती है तो उसका जो ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट और टर्न होता है, उसी को हम बोलते हैं meanders। Due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer
In the due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called oxbow lake. कभी कभी क्या होती है, बहुत दूर तक जाती है, धीरे धीरे इसका meander का एरिया कम हो जाता है और बाद में एक ऐसा एरिया जहाँ पे पानी तो चला जाता है बट मेन रिवर से उसका रास्ता कट जाता है, वहाँ पे एक लेक बन जाता है, लेक का निर्माण हो जाता है और ऐसे को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो भी ये हाईलाइटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। At times, the river overflows its banks. This leads to flooding of the, और जब रिवर अपने बैंक से ऊपर यानी जो किनारा होता है किनारे से ऊपर होके बहने लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। तो जो भी नेबरिंग जो भी पड़ोसी एरिया होता है वो सारे एरिया में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और उसी को हम फ्लडिंग बोलते हैं, जिसको हम बाढ़ बोलते हैं। एज इट फ्लड्स इट डिपोजिट्स लेयर्स ऑफ द फाइन। जब फ्लड आता है तो क्या होता है, फ्लड में कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान हैं, फ़ायदे क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। एज इट फ्लड्स इट डिपोजिटेड लेयर ऑफ द फाइन सॉइल। जब ये फ्लड आता है तो अच्छी अच्छी मिट्टियाँ, फाइन मीन्स अच्छा, सॉइल मीन्स मिट्टी, जो फाइन सॉइल है वो ऊपर आके डिपोजिट हो जाता है, इसको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। along इट्स बैंक, जो नदी के किनारे जो उपजाऊ मिट्टी आती है उसी को हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। इसको, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, इसको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन एरिया। The raised banks are called levees. As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases. The river begins to break up into number of streams called distributaries. अभी आपको पता है कि रिवर जो है पहाड़ी से निकलते हुए आती है, फिर प्लेन एरिया से होते हुए जाते जाते लास्ट में समुद्र में गिर जाती है। लेकिन जब सी तक जाती है तो जाते जाते इसका स्पीड इतना कम हो जाता है कि ये बहुत सारी छोटे 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 रास्ते में डिवाइड हो जाती है, और जो रास्ते में डिवाइड हो जाती है उसी रास्ते को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिन टू डिपोजिट। जब इतना स्लो हो जाती है कि ये क्या करती है, मिट्टियाँ इकट्ठी करने लगती है, वहाँ पे बहुत सारे सामान को इकट्ठा करने लगती है, जो भी मिट्टी है कचरा है जो भी है वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, उसको आगे नहीं ले जा पाती क्योंकि जो वाटर का स्पीड होता है वो बहुत कम हो जाता है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। और जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटरी यानी जो भी छोटे छोटे रास्ते बने थे पानी के बहाव के, वो हर जगह वो वहाँ पे एक अपना माउथ बना देते हैं, यानी बहुत जो एरिया होता है बड़ा सा हो जाता है। एंड द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ, और जो ऑल द माउथ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। और इसको बोलते हैं डेल्टा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा कि डेल्टा व्हाट इज, हाउ डेल्टा फॉर्म्ड बाय द रिवर्स। अब इसमें आपको रिवर का दिखाया हुआ है कि कैसे एक रिवर यहाँ से निकलती है और निकलते हुए अपना जाती है, और जो आज ऐसे निकलती है, इसके चारों तरफ लेविस कहाँ बन रहा है, मेंढर किसको बोलते हैं, ऑक्सबोल लेक बोलते हैं। अभी देखिए पूरा कट ऑफ हो गया है, ये ऑक्सबोल लेक हो गया, ये लेविस का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, इस एरिया को, जो ये एरिया है इसको मेंढर बोलते हैं। ये सब सारे इसका फॉर्मेशन दिया हुआ। अभी जो मैंने बताया था, ये देखो मेन रिवर है, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ से गंगोत्री से गंगा जी निकली हैं और ये निकलती हुई जा रही हैं, और बाद में इनका स्पीड बहुत तेज होता है, इसमें एक ही रास्ता होता है, बट जैसे ही स्पीड कम होगा ये छोटे 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 रास्ता ऐसे बनता चला जाएगा। और एक कौन सा जगह है, ये है मान लीजिए बे ऑफ बंगाल, क्योंकि हमारी गंगा नदी किस में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। और ये जो ये बड़ा बड़ा यहाँ पे माउथ बन रहा है और यहाँ पे जो फॉर्मेशन बन रहा है, इसी फॉर्मेशन को हम बोलते हैं डेल्टा। वर्क ऑफ सी वाटर्स, वर्क ऑफ सी वेव्स। अब सी वेव्स जो हम बोलते हैं समुद्र की तरंगें, कोई बीच पे गया होगा तो देखा होगा कि कैसे वेव्स उठती है और कैसे वेव्स डाउन जाती है। उसका काम क्या है, वो हमेशा दिन रात कुछ ना कुछ काम करती हैं समुद्र के अंदर, उसका फॉर्मेशन चेंज करती रहती हैं। वो कैसे करते हैं इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। वर्क ऑफ द सी वेव्स, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। जो सी वेव्स है वो अंदर, आपको पता होगा जो सी होता है उसके अंदर बहुत सारे रॉक्स होते हैं, बहुत सारे पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं।
जो सी वेव से क्या करती है, सी वेव्स कंटिन्यूअस स्ट्राइक एट द रॉक, सी वेव्स उस रॉक के ऊपर कंटिन्यू स्ट्राइक करती है, उसको मतलब मारती रहती है, क्रैक्स डेवलप और उसके अंदर क्रैक्स आ जाता है। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड। और उस पे जो सी वेव्स मारता रहता है, उसके वजह से उस बड़े बड़े रॉक के अंदर हॉलो मतलब होल हो जाता है, और दे आर कॉल्ड सी केव्स। और जो होल हो जाता है उसमें जगह बन जाती है, उस हॉलो पाइप को हम बोलते हैं सी केव्स। ओके, as these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arches। अभी जब ये कैविटी धीरे धीरे ये सी केव्स का जो एरिया है बड़ा होने लगता है, बड़ा होते होते लास्ट में इतना बड़ा हो जाता है कि नीचे वाला एरिया के अलावा नीचे का एरिया बहुत खत्म हो जाता है, सिर्फ ऊपर ऊपर एरिया बचता है। ऐसे फॉर्मेशन को बोलते हैं सी आर्चेज। फर्दर, अब इसके बाद भी क्या होता है देखिए, इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। अब क्या होता है, इरोजन पानी का वेव्स इतना रहता है कि अब इसका रूफ भी खत्म हो जाता है, रूफ खत्म हो जाने के बाद सिर्फ वाल बचता है। और जब दिस वाल लाइक फीचर आर कॉल्ड, और ये जो वाल बचता है इसको हम स्टेक्स बोलते हैं। दिस स्टीप रॉकी कॉस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। और ये जो है वर्टिकल होता है, जो सी का वेव्स है उस वेव से वर्टिकल होता है, और इस पोर्शन को ही हम सी क्लिफ बोलते हैं। द सी वेव्स डिपोजिटेड सेडिमेंट्स अलोंग द सोर्स फॉर्मिंग। और आप में से कोई भी जो बीच पे गया होगा और देखा होगा कि बीच पे बहुत सैंड होते हैं, सिर्फ रेत होता है, बालू होता है, उस बालू को भी ये सी वेव सी अंदर से कैरी करके लाते हैं। वो पत्थर के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सेंड में चेंज हो जाते हैं, और उसी सेंड से ये सी वेव्स जो है बीज का निर्माण करता है। तो आपने इसमें देखा कि कैसे सी वेव्स काम करता है। आपको इस पिक्चर में सी कैप्स बना रहा है, इस पिक्चर में सी कैप्स बना दिया, इसके बाद सी आर्चेस बनाया, स्टैक्स बनाया, सी क्लिप बनाया, और इसके बाद लास्ट में बीच भी बना रहा है। ओके, वर्क ऑफ आइस। अभी हमने वाटर का पढ़ लिया, सी वेव्स का पढ़ लिया, अभी हम आइस कैसे काम करता है इस इरोजन और डिप्लेशन में, क्या इरोजन में और कैसे काम करता है इसका हम पढ़ेंगे। ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ द आइस। जो ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर मीन्स क्या होता है, जो आइस पूरा आइस जमा रहेगा, माउंटेन के ऊपर पूरा आइस रहेगा, उसको ग्लेशियर बोलते हैं। तो ग्लेशियर है क्या, रिवर ऑफ आइस। अभी जैसा हमारा रिवर है उसमें सिर्फ पानी होता है, ऐसे ही ग्लेशियर रिवर ऑफ आइस होता है। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। अभी ये भी इरोजन करता है, और ये भी इरोजन सॉइल का हमेशा इरोजन करता है, बुलडोजिंग करता है सॉइल का। सॉइल और बुलडोजिंग मतलब उसको काटता है। ग्लेशियर कर्व आउट डीप फॉलोज एज आइस मेल्ट्स, दे गेट फिल्ड अप विद द वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन। अभी जो ये एरिया है जहाँ पे आइस होता है, वहाँ पे बहुत जगह गड्ढे हो जाते हैं, उस गड्ढों के अंदर जब आइस पिघल पिघल के मेल्ट होके इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे पानी भर जाता है, और वो जो पानी भरता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक। आपने देखा होगा कभी आप ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे सिर्फ आइस है, वहाँ पे कुछ गड्ढा एरिया मिलेगा, तो वो गड्ढे एरिया में एक बहुत ब्यूटीफुल लेक बनता है। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर्स सच रॉक्स बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपोजिटेड, दिस डिपोजिटेड फ्रॉम द ग्लेशियर मोरेन्स। और जो कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे ये मटेरियल जैसे ग्लेशियर के रॉक्स, बड़े रॉक्स, स्मॉल एंड सैंड, सिल्ट, गेट, यानी जो भी ये सब सब इकट्ठा होकर मल, जिसको हम मोरेन्स मीन्स होता है मलबा, तो ये ग्लेशियर मोरेन्स बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बड़े रॉक, छोटे रॉक, मिट्टी, सैंड सब इकट्ठा होके बनाते हैं, उस एरिया को हम ग्लेशियर मोरेन्स बोलते हैं। ओके, इसमें आप पिक्चर देखिए ग्लेशियर का, कितना बढ़िया पिक्चर है। इसी में जहाँ पे गड्ढा हो जाएगा वहाँ पे ये आइस पिघल पिघल के एक लेक बना देगा, और जहाँ पे सारे सैंड, मिट्टी, वाटर और बड़े छोटे स्टोन इकट्ठे होंगे वो बनाएंगे ग्लेशियर मोरेन्स। अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ विंड। विंड का काम क्या है, हवा का काम क्या है इसमें लैंड फॉर्मेशन में। हैव यू एवर विजिटेड डेजर्ट, कलेक्ट सम। अगर इसमें से सैंड ड्यून्स, जो हम सैंड ड्यून्स मतलब होता है बालू का टीला, ड्यून्स मीन्स होता है टीला जो बहुत इकट्ठा हो जाता है, उसको ड्यून्स बोलते हैं।
अभी में से आप में से कोई अगर राजस्थान गया होगा, अगर जहाँ पे देखा होगा कि पूरे सैंड ही सैंड है, तो आप वहाँ पे देखना जब हवा चलेगा तो कैसे वहाँ से सैंड उठते हैं और एक जगह से उठ के पूरे सैंड दूसरी जगह इकट्ठा होकर सैंड ड्यून्स बनाते हैं। अगर आप पिक्चर देखना, यूट्यूब पे देखना चाहे गूगल्स में देखना, आपको पता चलेगा कितना बढ़िया पिक्चर दिखता है डेजर्ट में और कैसे इरोजन होता है। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन देखो, इरोजन डिपोजिशन का मैंने पहले ही बताया। इरोजन क्या है? मिट्टी को एक जगह से उठाना। डिपोजिशन क्या है? मिट्टी को दूसरी जगह इकट्ठा कर देना। इन द डेजर्ट इन विंड, और जो भी इरोजन एंड डिपोजिशन जो डेजर्ट में होता है वो मैक्सिमम सिर्फ विंड से सबसे ज़्यादा होता है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ द मशरूम। आप डेजर्ट में जाओगे तो जो रॉक्स बड़े बड़े आप उसका देखोगे तो मशरूम जैसा दिखाई देगा। इसको कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स, और इस रॉक्स को हम मशरूम रॉक्स बोलते हैं। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर। जो हवा चलती है वहाँ पे बहुत तेज, वो ऊपर पोर्शन के बजाय नीचे वाले पोर्शन का सबसे ज़्यादा इरोजन करती है। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप। इसके वजह से क्या होता है, जो बेस होता है नीचे का हिस्सा नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, और ऊपर का हिस्सा वाइडर रहता है। When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. तो जब हवा चलती है तो उसमें क्या करती है, सैंड को एक जगह से उठाती है और दूसरी जगह डाल देती है। When it stops blowing, sand falls and get deposited in low hill like structure. These are called sand dunes. अब क्या होता है, जब हवा तेज चलती है तो उसमें सैंड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, और जहाँ पे सारा सैंड गिरा देती है वहाँ पे सारे सैंड इकट्ठा होते हैं और एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स, यानी बालू का टीला, रेत का टीला बोल सकते हैं। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. When such sand is deposited in a large area, it is called loess. अभी अगर मान लीजिए बहुत हल्का सैंड है और हवा तेज़ है तो उसमें ये बहुत दूर तक लेके जाते हैं और दूर दूर तक फैला देते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, एक एरिया, प्लेन एरिया बनता है जो जिसको लोइस बोलते हैं। लार्ज डिपोजिशन ऑफ लोइस इज फाउंड इन चाइना। और सबसे बड़ा अभी ये एग्जाम में आएगा अगर आपके कि व्हाट इज द लार्ज डिपोजिट्स ऑफ द लोइस, तो ये कहाँ पे मिलता है? चाइना में मिलता है। ये एग्जाम्पल है, ये है सैंड ड्यून्स का एग्जाम्पल। अब एक्सरसाइजेस, अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डू द प्लेट्स मूव। इस प्लेट्स जो है पृथ्वी के अंदर प्लेट्स कैसे मूव करती है वो हम आपको बहुत अच्छे से बताए हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक। जो एक्सो मतलब बाहरी, एंडो मतलब आंतरिक, अंदर। जो बाहरी और आंतरिक बल है कैसे काम करता है। व्हाट इज इरोजन, इरोजन क्या है ये भी बता चुका हूँ। व्हाट आर फ्लड्स प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स फॉर्म, फ्लड प्लेन्स फॉर्म कैसे होता है, इसको मैंने आपको बताया कि जब वर्क ऑफ द रिवर में। व्हाट आर सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स कैसे बनता है ये वर्क ऑफ विंड में बता दिया। हाउ आर द बीचेस फॉर्म, बीच कैसे बनता है इसको हमने बताया वर्क ऑफ सी वेव्स में। व्हाट आर ऑक्स, ऑक्स बोलेक्स, इसको हमने बताया कि वर्क ऑफ रिवर में कि ऑक्स बोलेक कैसे बनता है। टिक द करेक्ट आंसर, इसको आपको पढ़ना है, जो करेक्ट है उसको करेक्ट करना है, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग करना है, उसको जो करेक्ट है उस पर टिक मारना है। मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको मैच करना है। बहुत ईजी है, जो चीज़ें बताई है बिल्कुल वही आप अगर ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे एक या दो बार तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। गिव रीजन, इसमें कुछ चीज़ें दिया हुआ है जैसे सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ मशरूम, इसका रीज़न क्या है। फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, ये सब रीज़न। अभी बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थ क्यों, क्यों ऐसे होता है, क्या रीज़न है, ये सब सारी चीज़ें एक्टिविटी आपको करना है। इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लेंगे और देखने के बाद इस चैप्टर को करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और मैंने बहुत ही अच्छे से इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बताया है। और बिल्कुल अगर कोई डाउट है इसके बावजूद भी तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू माई व्हाट्सअप नंबर।